रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्त जूनियर्स जो पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप सर्च करते हैं तो उन्हें अपने प्रोस्पेक्टिव जो पीएचडी सुपरवाइज़र है उसे ईमेल करना पड़ती है। जो इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप्स होते हैं जैसे चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है, फुलब्राइट है या ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर आप साउथ कोरिया में जाएं या ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में, तो वहाँ पे अमूमी तौर पे पहले आपको सुपरवाइज़र ढूंढना पड़ता है। तो उस सुपरवाइज़र को हम ईमेल के थ्रू जो है वो अमूमी तौर पे रब्ता करते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है ईमेल के मामले में, हमारे पाकिस्तानी जो जूनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स मैंने नोट की हैं जिसकी वजह से उनका जो सक्सेस रेट है या उनका जो ईमेल का रिप्लाई है वो नहीं आता। तो आज इस एपिसोड में इंशाल्लाह हम उन चंद मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बाद में उन्हें फेस करने पड़ते हैं। और ये प्रॉब्लम ना सिर्फ उन तक महदूद रहते हैं बल्कि जो बाकी बाद में आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बाज़ औक़ात उन्हें भी इस चीज़ की कीमत देना पड़ती है। इस सिलसिले में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अमूमी तौर पे जो लोग ईमेल लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हम ईमेल लिखते हैं, तो उसमें इम्प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लिखी होती है। मुझे अभी भी बहुत सी ईमेल्स रिसीव होती हैं, लोग मैसेजेस आते हैं, लोग कहते हैं कि जी हमें इस सर्टन टॉपिक के ऊपर हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए। तो जब मैं उनके टेक्स्ट के ऊपर देखता हूँ तो उस टेक्स्ट में बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं। अब देखिए कि आप एक ऐसे सुपरवाइज़र से रब्ता कर रहे हैं जिसके साथ आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में मैसेज कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बॉदर नहीं करते, उसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं उनको बॉदर नहीं करते, तो ये पहला साइन है जो केयरलेसनेस का साइन होता है। तो इसलिए जब भी आप ईमेल लिखें प्रोफेसर को तो उसको प्रॉपर इंग्लिश में लिखें। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड आपने कैपिटलाइज करना है, आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वर्ड चॉइस, बाज़ औक़ात लोग बहुत मुश्किल लफ्ज़ लिखने की कोशिश करते हैं, लिटरेरी वर्ड्स, तो आई डोंट सजेस्ट दैट, क्योंकि साइंटिफिक राइटिंग में हम सिंपल वर्ड्स पे जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग के होते हैं उन पे फोकस करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो आप ईमेल प्रोफेसर को लिखेंगे उसकी इंग्लिश प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें सारे फुल स्टॉप, कॉमा, पंक्चुएशन, कैपिटल वर्ड, लोअर केस, कैपिटल, स्पेलिंग्स, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर प्रूफ रीड होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश को कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप किसी सीनियर से इस मामले में हेल्प ले सकते हैं। दूसरी जो चीज़ मैंने ईमेल में देखी है वो ये है कि लोग अपने सिग्नेचर्स बनाते हैं और वो सिग्नेचर्स जो होते हैं वो बहुत कलरफुल सिग्नेचर्स जो हैं वो आते हैं, मल्टी कलर्स में आ रहे होते हैं, ब्लिंक कर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली जो एस्थेटिक सेंस है साइंस की उसको थोड़ा सा जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले में अगर आप सिंपलिसिटी के साथ चलेंगे, जो सिंपल प्लेन टेक्स्ट है उसमें अगर आप रहेंगे तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो कॉमन मिस्टेक या रूल नंबर 1 है वो ये है कि हमेशा आप जब भी अपने प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र को ईमेल करें तो प्रॉपर इंग्लिश में ईमेल करें और कोशिश करें कि टेक्स्ट कलर यूज़ ना करें, ब्लैक एंड वाइट के अंदर ही हो, यानी ब्लैक टेक्स्ट हो, वाइट बैकग्राउंड हो, तो वो सबसे ज़्यादा सूटेबल माना जाता है पूरी दुनिया में। दूसरे नंबर पे मैंने जो चीज़ नोट की है वो ये की है कि जो भी एप्लीकेंट जो है वो ईमेल भेजता है तो उसकी कोशिश होती है कि मेरा सुपरवाइज़र मेरे बारे में जाने, तो वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देता है। डॉक्यूमेंट अटैच करने चाहिए, उसमें मेरी जो स्पेशल रिक्वेस्ट है वो ये है कि अपनी सीवी, लेटेस्ट अप टू डेट सीवी जो है वो अटैच करें। सीवी में भी मेरी सजेशन जो है वो यही है कि आप प्रॉपर इंग्लिश और उसके साथ जो भी फॉर्मेट है उसके अंदर आप अपनी सीवी को बनाइए। सीवी के अंदर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जितना आप अपनी सीवी की स्ट्रेंथ को कोरिलेट करेंगे अपने प्रोस्पेक्टिव पोजीशन के साथ तो वो उतना बेहतर है। इस मामले में आपको सीवी ड्राफ्टिंग के या सीवी मेकिंग के कुछ रूल्स आपको मिल भी जाएंगे नेट से, तो उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने नोट किए हैं वो ये है कि बहुत लेंथी सीवी बाज़ औक़ात भेज देते हैं, इसके साथ साथ सीवी के साथ अननेसेसरी या इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक के सर्टिफिकेट, एफएससी के सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो कुछ शॉर्ट ट्रेनिंग्स की होती हैं और जो भी अवेलेबल होता है वो सारे सर्टिफिकेट्स जो है वो भी साथ में अटैच करके भेज देते हैं। तो इसमें मेरी सजेशन ये है
कि कभी भी इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट ना भेजें। जब आप पहली दफ़ा अपने सुपरवाइज़र को ईमेल भेज रहे हैं तो आई थिंक कि आपकी सीवी जो है इज़ फार एनफ। हाँ, उसमें ये मेंशन आप कर सकते हैं कि अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कि बाज़ औक़ात सुपरवाइजर्स मांगते भी हैं कि जी आप हमें अपने एमएस और बीएस का ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करें, तो वो लिख दें कि अगर आपको कोई भी और डॉक्यूमेंट चाहिए तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। तो उसमें ये है कि अगर उन्हें चाहिए होगा तो वो आपसे मंगवा लेंगे। लेकिन अगर आप बल्क में चीज़ें भेज देते हैं, देखिए किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता फिरे और देखता फिरे कि जी आपने क्या किया। बाहर के जो लोग हैं उन्हें क्या पता कि मैट्रिक का सिस्टम जो है वो हमारा किसके इक्विवेलेंट है या एफएससी का सिस्टम किसके इक्विवेलेंट है, ग्रेडिंग कैसे होती है। तो ये इररेलेवेंट चीज़ें होती हैं। दूसरी जो मिस्टेक मैंने देखी है कि बाज़ औक़ात हम लिख तो देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अटैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम भूल जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अटैच भी करने हैं, और वो ईमेल के अंदर तो मेंशन होता है कि अटैचमेंट है, लेकिन अटैचमेंट कोई नहीं होती। तो ये भी एक थोड़ी सी ऑड सिचुएशन होती है। लेकिन रिसर्च जो है वो एक केयरफुल प्रोसेस है, और आपकी जो केयरलेसनेस है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में कि आप इम्प्रॉपर इंग्लिश लिख रहे हैं, लोअर केस को अपर केस को लोअर केस में प्रेजेंट कर रहे हैं, आई जैसे सिंपल आई है तो अगर टेक्स्ट के अंदर भी आएगा तो वो कैपिटल में आएगा, तो आप लोअर केस में लिख रहे हैं, तो इसके कुछ मानी हैं, कुछ मीनिंग्स है जो आपकी पर्सनैलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो इस किस्म की जो मिस्टेक्स हैं उनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है कि आप एक जो कॉमन मिस्टेक मैंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में देखी है स्पेसिफिकली, वो ये है कि वो एक ईमेल जो है वो मल्टीपल प्रोफेसर्स को भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैठे हैं तो जी 50 प्रोफेसर्स को एक ही टाइम पे ईमेल भेज दी, और उसमें भी गलती ये होती है कि अमूमी तौर पे एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही डिपार्टमेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल 5 प्रोफेसर्स रेलेवेंट है तो पांचों के पांचों को ईमेल जो है वो भेज देते हैं। अब इस केस में 2-3 इश्यूज हैं जो बाद में हाईलाइट होते हैं, जिनकी वजह से रिजेक्शन आ जाती है। पहली बात यह है कि आप जिस प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि वो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज से मैच करता है। अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में पीएचडी करना चाहते हैं तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्रोफेसर को ही आपकी सीवी जानी चाहिए। ये ना हो कि आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के प्रोफेसर को अपनी जो है वो ईमेल भेज दें, वो रेलेवेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप एक ही डिपार्टमेंट में 3 या 4 प्रोफेसर्स को ईमेल भेजते हैं तो अमूमी तौर पे बाहर हमने ये देखा है कि वो प्रोफेसर्स वन वे और द अदर लंच टी या किसी भी जगह पे इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पे इनफॉर्मल डिस्कशन में ये बात आ जाती है कि जी मुझे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने अप्रोच किया है पीएचडी पोजीशन के लिए। तो अगर आपने दूसरे प्रोफेसर को भी ईमेल भेजी हो तो वो कहेगा कि मुझे भी एक ईमेल आई है। तो ये कोई एक सीरियस जेस्चर नहीं है, ये ऐसे है जैसे कोई किस्मत पूरी वाला चक्कर चल रहा है कि जी ठीक है सबको भेज देते हैं, कोई तो रिप्लाई करेगा, लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो वो दोनों प्रोफेसर जो है वो बैकआउट कर जाते हैं इस वजह से कि इस कैंडिडेट को खुद ही नहीं पता कि इसको किस सुपरवाइजर के साथ काम करना है। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं और आपको ये आइडिया नहीं है कि आपने किसके साथ काम करना है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बैड रिसर्च जेस्चर है, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरी बात यह है कि जब आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को भी सेम टाइम ईमेल करते हैं, आप जितनी भी जनरल ईमेल बना लें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये हिंट आउट कर देती हैं कि आप से किस और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए आपने ये ईमेल ड्राफ्ट की थी। फॉर एग्जांपल आपने ईमेल में कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी लिख दिया लाहौर से, और आप ईमेल जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी भेज रहे हैं, यानी आप बेसिकली उसे ईमेल भेजने के बाद तासुर तो ये दे रहे हैं कि मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहता हूँ, लेकिन ईमेल के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो अब खुद बताइए कि अगर ये जेस्चर जो है वो आपका जाएगा तो इस जेस्चर से कितना सीरियस आपके बारे में जो है वो एक उनका इम्प्रेशन बनेगा। ईमेल के बारे में ये जो पीएचडी सुपरवाइजर को जो ईमेल भेजनी है, इस बारे में मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली आप यूँ समझिए जैसे लव रिलेशनशिप होता है। आप किसी को लव लेटर लिख रहे हैं, अब आप लव लेटर तो मिस ए को लिख रहे हैं, लेकिन आप भेज उसे मिस एस को रहे हैं। तो अब आप खुद बताइए कि अगर मिस एस को जो लेटर जाए वो एड्रेस मिस ए को हुआ हो तो किस किस्म का इम्प्रेशन जो है वो बनता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सेंसिबली हमें सोचना पड़ेगा, और फिर उसी हिसाब से जो है वो हमें रिस्पॉन्स आता है। पहले पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा इस किस्म की मिस्टेक्स की हैं, जिसकी वजह से बाहर इम्प्रेशन अब बहुत अच्छा नहीं है। वो यही समझते हैं जब भी पाकिस्तान से कोई ईमेल जाती है कि जी ये कुछ बस अपॉर्चुनिस्ट किस्म के लोग हैं जो सिर्फ प्रोफेसर
ढूंढ रहे हैं और जैसे ही इन्हें कोई मिलेगा तो फिर उसके पीछे भाग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ईमेल भी भेज दी, आपने कुछ, मेरी सजेशन ये है कि आप हमेशा वन प्रोफेसर वन टाइम अप्रोच पे चलें। आपको थोड़ा सा टाइम डिलेइंग तो लगेगा, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि आप एक प्रोफेसर को ईमेल भेजते हैं, से वो कहीं ट्रैवल पे गया हुआ है, वो आपकी ईमेल 10 दिन बाद आके देखता है, और लेकिन वो आपकी सीवी से मुतासर है, वो आपको एज अ स्टूडेंट लेना भी चाहता है, और वो प्रोफेसर भी अच्छा है, उसके पास फंडिंग भी अच्छी है, लेकिन आप अपनी जल्दबाजी की वजह से मीनवाइल अगर 2-3 प्रोफेसर्स को ईमेल भेज देते हैं और एक ऐसा प्रोफेसर है जो लो प्रोफाइल्ड है, वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है, तो अब आप बताइए कि अब आप कहाँ जाएंगे। आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो से एक लो प्रोफाइल्ड प्रोफेसर से पहले आ गया है और आपने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, और 15 दिन के बाद आपको ईमेल आ जाती है एक सीनियर प्रोफेसर से जिसकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, और अब एक्चुअली उसके साथ काम करना चाहते हैं। तो अब आप बताइए कि आप किस कॉन्फ्लिक्ट में होंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप कमिटमेंट तोड़ेंगे तो ये तो पहले पाकिस्तानी इस मामले में मशहूर हैं, और अगर आप कमिटमेंट नहीं तोड़ते तो फिर भी आपके लिए मसाइल रहेंगे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा जो है वो पेशेंस और आपको बेसिकली ऑनेस्टी के साथ जो है वो काम करना चाहिए। चौथी बात ये है कि रिमाइंडर भेजने में कभी जल्दी ना करें। जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ वक़्त प्रोफेसर ट्रैवल कर रहे होते हैं, बीमार होते हैं, किसी वजह से ऑफिस नहीं आ पा रहे होते, ईमेल नहीं देख रहे होते, तो उसमें कुछ लोग ये करते हैं कि आज ईमेल भेजी, कल रिमाइंडर भेज दिया। उस पर भी एक इंप्रेशन ये जाता है कि अच्छा, अगर प्रोफेसर इंटरेस्टेड भी हो तो वो ये समझता है कि यार इतना शॉर्ट टेम्पर्ड या इम्पेशेंट किस्म का स्टूडेंट जो है, क्योंकि रिसर्च एक बेसिकली पेशेंट प्रोसेस है, आपका एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा, हो सकता है पूरा 1 साल ना चले, तो अगर आप इम्पेशेंट होंगे तो आप तो फौरी तौर पे स्विचिंग करेंगे, और ये स्विचिंग जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, लैब के लिए भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि अगर आपने एक प्रोफेसर को ईमेल भेजी है तो एटलीस्ट उसे 1 वीक दें, 7 से 10 दिन दें, और उसके बाद उसे रिमाइंडर भेजें। और अगर रिमाइंडर के बाद भी जवाब नहीं देता तो फिर आप किसी और प्रोफेसर को ईमेल भेज सकते हैं। तो फिर आप एथिकली इन ग्राउंड्स पे होते हैं कि जी मैंने आपका इंतजार किया था, आई डिडंट नो कि आप कहीं हैं, तो देन आई स्विच टू अनदर प्रोफेसर। इसमें रिमाइंडर भेजने में कभी जल्दी ना करें। उसके बाद ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी पहली ईमेल का रिप्लाई ही नहीं आया। अब यहाँ पे अमूमी तौर पे जो मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वही ईमेल किसी और प्रोफेसर को फॉरवर्ड कर देते हैं। अब इसमें फिर वही गलती है, इसमें बाज़-औक़ात जो है वो हम ये भूल जाते हैं कि प्रोफेसर का नाम चेंज करना है। अब आप नया जो प्रोफेसर है उसका नाम है प्रोफेसर एक्स, और जो पिछला प्रोफेसर था उसका नाम था प्रोफेसर जी। अब आपने ईमेल तो प्रोफेसर एक्स को भेजी है, लेकिन उसके अंदर डियर प्रोफेसर जी लिखा हुआ है, तो इससे इमीडिएटली उसे पता चल जाता है नए प्रोफेसर, अगले प्रोफेसर को, कि जी आप किसी और की ईमेल जो है वो मुझे भेज रहे हैं। अगेन केयरलेसनेस का एलिमेंट है, और इसमें हमेशा याद रखें कि कोई भी बंदा ये नहीं चाहता, स्पेशली प्रोफेसर्स के, उन्हें सेकंड ऑप्शन के तौर पे रखा जाए। तो जैसे ही वो प्रोफेसर देखेगा कि एड्रेस किसी और प्रोफेसर के नाम पे है, ईमेल मुझे आई हुई है, तो उसे पता चल जाएगा कि जी आपने उसे सेकंड ऑप्शन पे रखा था, इस वजह से उसकी ईमेल आ गई है। तो ये कोई भी अच्छा जेस्चर नहीं होता, इसलिए इसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और इसी में एक और चीज़ भी ये है कि बाज़ औक़ात आप बहुत केयरफुल भी हो जाएं तो आप प्रोफेसर का नाम भी चेंज कर दें, लेकिन अंदर फिर कोई हिंट ऐसा होता है, क्योंकि उस प्रोफेसर की, पिछले प्रोफेसर की एफिलिएशन से सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है, नए प्रोफेसर को आप काइस्ट में ईमेल कर रहे हैं, तो अगेन नाम चाहे उस प्रोफेसर का है, लेकिन अंदर फिर यही लिखा हुआ है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, तो उसे फिर आइडिया हो जाएगा कि आपने पिछली दफ़ा सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। तो इस मामले में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि केयरफुली जब भी आपने नेक्स्ट ईमेल करनी है तो उसको पूरी तरह से पढ़ें कि कोई ऐसा हिंट ना रहे कि आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इवन जब आप फॉरवर्ड को बटन को प्रेस करते हैं तो वो आपको पता होगा कि FW आ जाता है सब्जेक्ट के अंदर, वहां से भी अंदाजा हो जाता है कि ये फॉरवर्ड ईमेल है या ओरिजिनल ईमेल जो है वो आ रही है। तो आपको ये सारे ऑप्शंस जो है वो एडिट करने और चेंज करने टू द न्यू सर्कमस्टेंसेस। और इसमें एक और चीज़ जो मैंने मिस्टेक देखी है स्टूडेंट्स के अंदर, वो ये है कि वो फॉर एग्जांपल 5-7 प्रोफेसर्स को ईमेल कर दी, 2-3 प्रोफेसर या 2 प्रोफेसर जो हैं उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया या निगोशिएशंस में आ गए, तो वो क्या करते हैं कि दोनों प्रोफेसर्स को एंगेज कर देते हैं। इस मामले में हमेशा याद रखिए, जिस प्रोफेसर के साथ आपका इंटरेस्ट है काम करने का उसको कैटेगोरिकली बताइए, और जिसके साथ आपका इंटरेस्ट कम है तो उसको भी कैटेगोरिकली आप बता दें कि जी मैंने कहीं और भी अप्लाई किया हुआ था, तो अगर वहाँ से मुझे जो है वो कोई ऑप्शन मिल जाता है तो आई वुड प्रेफर दैट वन। तो उसकी कोई रीज़न भी आपके पास होनी चाहिए,
کیونکہ اگر آپ دونوں پروفیسر کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلیں گے اور این ٹائم پہ اس دوسرے پروفیسر کو آپ کہیں گے کہ جی میں آپ کی لیب نہیں جوائن کر سکتا، تو جسٹ اے سرپرائز اینڈ سڈن سرپرائز، ایسی چیزیں جو ہیں یہ لانگ ٹرم میں آپ کو افیکٹ کر سکتی ہیں. آپ کو نہیں افیکٹ کریں گے تو آپ کے بعد پاکستانی وہاں اپلائی کریں گے تو ان کا ڈسٹرسٹ جو ہے وہ وہیں پہ رہے گا، تو پروفیسر جو ہے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس کی ایک ایگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ کائسٹ میں ایک پروفیسر کے پاس پاکستانی اسٹوڈنٹ گیا جو شاید 6 مہینے بعد اسے اچھی اپرچونیٹی ملی تو وہ شاید کہیں یورپ چلا گیا. اس لڑکے کے چھوڑ جانے کے بعد اس پروفیسر نے کم 5 سال تک کسی پاکستانی اسٹوڈنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کے بعد پھر کسی ایک اسٹوڈنٹ کو ایکسیپٹ کیا اور پھر وہ دوبارہ چین بحال ہوئی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ نہیں ہیں، آپ کے بعد آنے والے لوگ بھی جو ہے وہ آپ کی غلطیوں کی سزا پاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ پاکستانی اور بینگ اے رسپانسبل سٹیزن ہمیں اس قسم کے جیسچر اور رسپانسبلٹی سے اوائڈ کرنا چاہیے. لاسٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کو چینج، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 پروفیسر کے ساتھ آپ کی بات چلی ہے، پروفیسر اے آپ کی پریفرنس ہے، پروفیسر بی کے ساتھ بھی نیگوسیشن چل رہی ہے، تو فار ایگزامپل اگر آپ پروفیسر اے کو جوائن کر لیتے ہیں تو بھی آپ کی یہ ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے، مورل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے پروفیسر بی کو انفارم کریں کہ میں پروفیسر اے کے پاس جا رہا ہوں یا فار سم ریزنز آئی ایم انیبل ٹو جوائن یور لیب، تاکہ ایٹ لیسٹ اسے پتا تو ہو. یہ ایک جیسچر ہوتا ہے کہ آپ پروفیشنل ہیں، یہ ایک جیسچر ہوتا ہے کہ آپ نے اسے بالکل ڈس انگیج نہیں کر دیا یا اسے بالکل سینس آف ریجیکشن میں جو ہے وہ اسے فیل نہیں کروایا. کیونکہ یہ چیزیں پھر میں نے بتایا کہ آپ تو بچ جائیں گے لیکن آپ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کو اس قسم کی اس کی پنشمنٹ ملتی ہے، انہیں اس قسم کے لاسز جو ہیں وہ بیئر کرنے پڑتے ہیں. جنرل ایگزامپل آپ کو جو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میں نے فیس بک پہ ایک کینڈیڈیٹ کا پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 8 چائنیز پروفیسر سے ایکسیپٹنس لیٹر لیا ہے. اب مجھے خود بتائیے کہ آپ بینگ 1 اسٹوڈنٹ کسی ایک پروفیسر کے پاس جائیں گے تو جن 7 پروفیسر یا لیبس کو آپ ریجیکٹ کریں گے کیا وہ آنے والے سالوں میں کسی پاکستانی کو ایکسیپٹ کریں گے؟ تو یہ صرف آپ کی اپنی ذات نہیں ہے، آپ کے ساتھ باقی لوگ بھی ایسوسیٹڈ ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھیے گا. اس معاملے میں پاکستانی اسٹوڈنٹس نے بہت سی مسٹیکس کی ہیں جن کی پنشمنٹ باقی لوگوں کو ملی بھی ہے، مل بھی رہی ہے. تو میری یہی سجیشن ہے کہ یہ 7 جو مسٹیکس ہیں جب بھی آپ ای میل کریں تو ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ ایک پروفیشنل ای میل اچھے طریقے سے اپنے جو بھی فیوچر آپ کے پروسپیکٹیو پی ایچ ڈی سپروائزرز ہیں ان کے ساتھ انگیج ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.